अब जो मोदी, देखिए ये देश जो है ना इंदिरा गांधी पर रुकी थी ना मोदी पर रुकेगा। अब देश पर वही राज करेगा जो मोदी का भी बाप होगा, ये बात जान लीजिए। हाँ, अब ये देश जो है ना मोदी रोको अभियान में वो भी लगे हुए हैं, मोदी रोको अभियान में हम भी लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम आने नहीं देंगे, हम कह रहे हैं कि हम जाने नहीं देंगे। आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हो, वहाँ से पैसा काट के यहाँ दे रहे हो। अब बताइए कि 1.5 लाख के वैकेंसी में 32,000 आया है, उसमें भी 10th पास वाले का ग्रुप डी का रेलवे का वैकेंसी खत्म। सरकार का काम है रोजगार देना, लेकिन ये नहीं है कि 150 करोड़ आबादी को सरकारी नौकरी दे देगा। इसीलिए मैंने इनसे पूछा कि ऑयल बैन के बारे में जानते हैं, नहीं पता है इनको। पता है आपको? बताइए ऑयल बैन क्या था, बताइए। नहीं बता। ऑयल बॉन्ड जो सब्सिडी पे, आप सब्सिडी का बात कर रहे थे कि सब्सिडी पे हमको ऑयल फ्री में मिलता है, वही ना? अरे भैया जैसे कि आपने देखा होगा अभी तक संविधान को लेकर झगड़ा होता था, मतलब सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि संविधान का हनन किसने किया। हाल ही में आपने देखा संसद भवन में जो है, संसद भवन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब सांसद प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो भी संसद भवन के बाहर, और प्रोटेस्ट तक तो ठीक था। अब सुनने को मिल रहा है लोगों के बीच से, चैनलों के माध्यम से, कि धक्का मुक्की हुआ है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे, ऐसा होना चाहिए? संसद भवन पवित्र जगह है, वहाँ जो भी होता है ना सारा लाइव सारा देश देखता है, सारा वर्ल्ड देखता है। और कुछ असामाजिक तत्व जो है ना वो सांसद भवन में आ गए हैं, चुन करके आ गए हैं, लेकिन वो मानसिक उनका जो है ना मानसिक विकृति जो है ना वो बदली नहीं है। वो जो है गुंडागर्दी करने पर उतारू हो गए हैं। उनको पता चल गया है कि आने वाला समय में जो है मेरा लुटिया गुल हो चुका है, तो इसलिए वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो बिलबिला रहे हैं। वो जानते हैं कि हर तरह से हम अब नहीं आने वाले हैं सरकार में दोबारा, इसलिए वो जो कह रहे हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तेरे को लेकर डूबेंगे। वो ये सिस्टम। एक सवाल, आपने कहा कि जो है असामाजिक तत्व आ गए हैं संसद में, आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर कि इन्होंने जो है धक्का मुक्की की है। एक महिला सांसद जो है वो कह रही थी कि हम असहज हो गए, राहुल जी का ऐसा बर्ताव था। तो असामाजिक तत्व कौन है? राहुल जी को तो नहीं कह रहे हैं आप? बिल्कुल उन्हीं को कह रहा हूँ। नेता प्रतिपक्ष है, आप कह रहे हो। प्रतिपक्ष तो असामाजिक तत्व जैसा व्यवहार क्यों कर रहा है? अरे भाई धक्का मुक्की, एक बुजुर्ग आदमी को धक्का मार दिया वो मर जाएगा तो? हमारा नाना है, हमारा वो उड़ीसा का प्रताप सारंगी जी, उनको इतना बुजुर्ग आदमी उनको धक्का मार के आप सिर फाड़ देंगे? आप गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? ये असामाजिक तत्व नहीं है तो क्या है? आपका नाम के आगे माननीय लगाया जाता है। आप सांसद हो, जरा मर्यादा में रहो, सिस्टम में रहो। इतना भी बुद्धि नहीं है कि कैसे बुजुर्ग को इज्जत किया जाता है। आपका संस्कार क्या दिया माता पिता आपको? आपको आपका अकल कहाँ चला गया? घास चरने। अब राजपूत जी उनको धक्का देके आप सीरियस कर दिए, ये आईसीयू में भर्ती है। आपको कोई ऐसा धक्का मारते तो कैसा लगेगा? आपको चोट लगेगा तो दूसरा कोई को चोट लगेगा तो उसको फीलिंग्स को समझिए। उसको उनको चोट लगा, बेचारा आईसीयू में भर्ती है, उनका भी परिवार है भाई। तो फिर हम लोग बहुत प्यार करते हैं उनको, साडंगी जी को। अरे वो कह रहे थे लकड़ी लेकर खड़े थे बीजेपी वाले, उपद्रव तो उन्होंने किया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ढकेल दिया, कह रहे हैं। वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं, सारा देश जानता है, झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, वो झूठ बोलते हैं। ये जो है ना अब झूठ है, इनका नाटक जो है ना अब नहीं चलेगा। ये आखिरी चश्मो चिराग है कांग्रेस पार्टी का। ये जो अपने आप को जो बोलते हैं ना कि ये मोदी जी को बोलते हैं पनौती तो खुद है ना। जन्म लेते के साथ अपना जो है ना दादी को खा गए, और उसके बाद में अपना चाचा को खा गए, दादी को खा गए, अपना बाप को खा गए। पनौती तो खुद है, और आज जो गुंडागर्दी पर उतर गए हैं, हमारा पिता तुल्य साडंगी जी, उनको मार करके धक्का मार करके सिर फाड़ दिया है। उनका कितना खून बहा, उनका जो है ना सिर में टाका लगा। राहुल गांधी तो कह रहे हैं हम जा रहे थे, संसद में जा रहे थे, तीसरे दरवाजे से अंदर जा रहे थे प्रोटेस्ट खत्म करके, ये लोग जबरदस्ती जो है गेट पे लड़ गए। कुछ नहीं, सिस्टम में रहो, आदमी हो, आदमी की तरह रहो, आदमी की तरह इज्जत मिलेगा। अगर बदतमीजी करोगे तो हम लोग भी बदतमीजी पर उतर जाएंगे, रोड सड़क रास्ता पे जाम कर देंगे। कोई भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का नेता को कोई भी अगर बाल भी बांका हुआ ना तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, हम बता दे रहे हैं। कह रहे हैं कि वो गृह मंत्री जी ने जो बाबा साहब को लेकर बयान दिया, उसको जो है दबाने के लिए ऐसा माहौल जनरेट किया बीजेपी। अरे भैया इतना लंबा चौड़ा 1-1.5 घंटा का वीडियो है, काट करके क्लिप 5 मिनट 2 मिनट का जो है कुछ कंट्रोवर्शियल बना के एडिट करके दिखा दिया। डॉक्टर है वो एडिट किया हुआ डॉक्टर कोई दिखा दिया एडिट करके, तो वो डॉक्टरी करके दिखा दिया, तो उसमें कोई इतना ये करने की जरूरत नहीं। वो यही बोले हैं कि आप खाली अम्बेडकर जी जा करते हो, आप जो है ना उनके लिए काम कभी किया काम कभी 70 साल में किया, 70 साल तक रहा गद्दी पर। कांग्रेसियों को बोले कि 70 साल तक रहा, खाली अम्बेडकर मेरा है बोल देने से नहीं ना होगा। अम्बेडकर जी को भारत रत्न देने का, सम्मान देने का जो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि दल किया है, ना कि कांग्रेसिया किया है। और 2 बार जो है ना नेहरू क्या किया था ना, 2 बार जो है ना अगेंस्ट में खड़ा कर दिए थे, ये जो अम्बेडकर जी का अगेंस्ट में कैंडिडेट खड़ा कर दिए ताकि हार जाए, ना जीते इलेक्शन में। तो फिर भारतीय जनता पार्टी सम्मान देती है अम्बेडकर जी को, इज्जत करती है, यहाँ हृदय में रखती है। अच्छा, हारने जीतने की जब बात आई, इलेक्शन की बात आई, कुछ लोग ये भी
तो कह रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव नजदीक है, चुनाव को देखते हुए जो है माहौल बनाया जा रहा है, माहौल गर्म किया जा रहा है। संविधान और बाबा साहब को लेकर जो है केजरीवाल जी भी धरने पे थे। अब जितना भी नाटक कर ले कांग्रेसी लोग दोबारा सत्ता में नहीं आने वाले हैं। ये जानते हैं हम सत्ता में नहीं आएंगे। इनका जो है ना ताबूत में आखिरी किल ठोक दिया गया है। अब जो मोदी, देखिए ये देश जो है ना इंदिरा गांधी पर रुकी थी ना मोदी पर रुकेगा। अब देश पर वही राज करेगा जो मोदी का भी बाप होगा, ये बात जान लीजिए। हाँ, अब ये देश जो है ना मोदी रोको अभियान में वो भी लगे हुए हैं, मोदी रोको अभियान में हम भी लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम आने नहीं देंगे, हम कह रहे हैं कि हम जाने नहीं देंगे। पहले कहते थे जो जीता वही सिकंदर, आज कहते हैं जो जीता वही नरेंद्र। तो ये बदल चुका है मेरा देश। ये जो है ना नेहरू वाला इंडिया नहीं है, एक कबूतर उड़ाता था ऐसे। ये मोदी वाला भारत है, बाघ छोड़ता है 56 इंची का सीना घर में घुस के मारता है। हाँ जी, मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, मोदी फैक्टर चलेगा दिल्ली के चुनाव में? बिल्कुल चलेगा, डंके की चोट पर चलेगा। यहाँ का आवाम को जो है ना उसके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। ये सारे 40 चोर ठगबंधन गठबंधन एक मंच पर आ गए हैं और जो है ना सारे के सारे तुष्टीकरण करने वाले हैं, जातिवाद करने वाले हैं, परिवारवाद करने वाले हैं। ये तो राहुल गांधी जी डंके की चोट पर कहते हैं कि हम जो है ना मैं सबको जात में अभी ये करूंगा, सर्वे कराऊंगा कौन कितना जात में बांटना चाहते हैं, है ना, जातिवाद करते हैं। और कहते हैं कि मैं विरासत टैक्स लगाऊंगा, मैं सारा देश को एक्सरे करवाऊंगा। अरे एक्सरे करवाओगे? आपके पास पत्रकार साहब, आपके पास 1 करोड़ रुपया है ना, तो ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा। कांग्रेस की सरकार आने के बाद आपसे भीख मांगने नहीं जाएगा कि भैया 1 करोड़ रुपया है, आप 50 लाख रुपया दो। ऑटोमेटिक आपका पता चलेगा, मैसेज में आएगा 50 लाख रुपया आपका फ्रीज हो जाएगा। आप अपने बच्चों के लिए रखे हो, अपने दो तीन बेटी आपका उसके लिए दहेज के लिए रखे हो कि भैया खर्च होगा शादी ब्याह में, हाँ, तो अपना 2 बेटा है उसके लिए अगर आप दुकान का पूंजी उंजी के लिए रखे हो, आपका 1 करोड़ रुपया कमाए हो अपना जीवन में, एक एक पैसा जोड़कर, कांग्रेस का सरकार आते ही 50 लाख ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा। आपको पता चलेगा बैंक वाला कि वो सरकार का खाते में चला गया 50 लाख, आपका अकाउंट में 50 लाख रुपया, तो ये पैसा छीन लेंगे आपसे। हाँ जी, छीन लेंगे, पैसा छीन लेंगे। ये तो कह रहे हैं बीजेपी वाले सिर्फ माहौल बना रहे हैं, माहौल गर्म कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। डंके की चोट पर इनका मैनिफेस्टो में है, ये बोले हैं कि मैं विरासत टैक्स लगाऊंगा। आप जाके सर्च करके देख लीजिए, मैं कभी गलत नहीं बोलूंगा पत्रकार साहब। हाँ, ये बोले हैं कि मैं विरासत टैक्स लगाऊंगा और जो जितना सोना पहन सकता है 10 ग्राम से कोई ज्यादा सोना नहीं पहन सकता है। अगर 10 ग्राम से सोना ज्यादा आपके पास पाया गया तो आपका सोना घर में, आपका घर में सरकारी अधिकारी आ जाएगा, ईडी आ जाएगा, सीबीआई आ जाएगा, आपको घसीटते हुए ले जाएगा। हाँ, और एक भी इनकी सरकार आ गई तो एक भी बीजेपी का नेता भी नहीं दिखाई देगा, न बीजेपी का एक भी कर्मचारी दिखेगा। चलिए, क्या कहेंगे सर, जैसे आजकल आप देख रहे होंगे संसद में संविधान को लेकर, बाबा साहब को लेकर जो है हंगामे होते रहे हैं, लेकिन हाल ही में आपने देखा संसद के बाहर जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें धक्का मुक्की हुआ है, एक दूसरे पर लोग आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं राहुल गांधी जी ने धक्का मारा, कोई कह रहा है बीजेपी वाले ने धक्का मारा। अब संसद के अंदर भी ये सब होने लगा, क्या विचार रखते हैं? संसद के अंदर देखो, ये 10 साल से क्या आंदोलन चला रखा है, भारत खोदो आंदोलन चला रखा है। पूरी बात सुनना पहले। अब ये भारत खोदते खोदते लोग थक जा रहे हैं और अब इनका महंगाई और बेरोजगारी पे इनको समाधान ढूंढना पड़ेगा। ये 11 साल हो गया, उस पर बात नहीं करते, बात घुमा के और कहीं ले जाते हैं। तो ये घुमाने से कोई काम नहीं चलेगा, ये घुमाने से कोई काम नहीं चलेगा। वहाँ तो धक्का मुक्की में लोग मर रहे हैं। अगर इसका समाधान नहीं ढूंढ पाए तो लोग सड़कों पे आएंगे और एक दूसरे को धक्का मुक्की और करेंगे। तो ये काम बंद होना चाहिए। जो तो राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा रहा है, FIR भी दर्ज हुआ हूँ कि जो बेसिक सवाल है उस पे बात होती ही नहीं है। बेसिक सवाल है, अगर उस पे तुम अगर आवाज उठाते हो या उनसे सवाल पूछते हो तो कहते तुम बांग्लादेशी हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम मुसलमान हो। ये कहने से कोई काम नहीं चलने वाला, ये कहने से कोई काम चलने वाला नहीं है। खोदते खोदते हल्ला गुल्ला करने और झगड़ा करने से तो जब सवाल वो पूछ रहे हैं, भाई अडानी पे सवाल पूछ रहे हैं, महंगाई पे पूछ रहे हैं, बेरोजगारी पे पूछ रहे हैं, उसका जवाब है नहीं तुम्हारे पास, तुम और कहीं घुमा देते हो। ये से जैसे अपने देश में लोगों को घुमा रखा है। भाई किस लिए लोग चुनाव, कितनी महंगाई है देश में, कितनी महंगाई? हाँ, वही बता रहा हूँ इनको ना, इनको सुनो, हम अपने महंगाई की बात नहीं करते, हम तो 300, 400, 500 रुपया कमाने वाली महंगाई की उसकी बात करते हैं। जो गरीब से गरीब आदमी है उसकी महंगाई की बात करते हैं। ये किसकी बात करते हैं? ये कुछ फैक्ट पे आते हैं। और बताइए आप। एक मिनट, ठीक है, फैक्ट पे आते हैं। महंगाई को मापने का तरीका कैसे निकाला जाएगा, कैसे माना जाएगा कि महंगाई है और कैसे माना जाएगा कि महंगाई नहीं है? इसका कुछ एग्जाम्पल देंगे, कुछ आप क्राइटेरिया रखेंगे? एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। आज जाइए बाजार में, जाइए संसद से बाहर चाय पीजिए, सामान खरीद लिए, तुमको महंगाई नजर आएगी। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ भैया, आज के 1 साल पहले दूध कितने का मिलता था? तो आप बताएं
ना कृषि, हाँ मैं आपको बोल रहा हूँ ना, सुनो मैं आपको जवाब तो दे रहा हूँ। अरे सर मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने ये कहा है आपसे कि 2024 में जनवरी में अमूल का जो ये क्रीम, नॉर्मली से एग्जांपल से शुरू करते हैं, वो दूध का पैकेट कितने में आता था? मैं बताता हूँ आपको। आप कृषि मंत्री से ये सुनो, मैं बताता। अरे अरे भैया कृषि मंत्री पे आएंगे ना पहले, सुनोगे ना आप तो, ये तो सुनोगे ना, मेरी बात तो नहीं सुनोगे आप। ये 11 साल में आप बताइए कि किसानों को कितना आप मदद किए कि दूध का उत्पादन बढ़ जाए, बढ़ने वाला बताइए ना, तभी तो सस्ता होगा, नहीं तो महंगा होगा वो, बताओ ना। सारा मैं सब वो खत्म हो गया। मैं अरे सर महंगाई पे बात करते हैं। अरे रुक जाओ सर, महंगाई पे ही बात कर लें। मैंने पूछा है कि अमूल का दूध 2024 के शुरुआत में कितने का था? ये तो बताओ ना, कितना उत्पादन हुआ, कितना बढ़ गया 11 साल में? उत्पादन थोड़ी पूछ रहे हैं, हम रेट पूछ रहे हैं। महंगा होगा, हम रेट पूछ रहे हैं कितने का मिलता था 2000। उत्पादन वही किसी तो वो कह रहे हैं, अगर उत्पादन कम ही हुआ है तो कितना महंगा हुआ? है? कितना जब कांग्रेस की सरकार थी तब महंगाई नहीं थी। दूध बिक रहा है, जीएसटी उस पे लगा हुआ है? तुम देश चला रहे हो यार, है? लोग तो अभी और पूछेंगे आपसे। आप भैया बात सुनो। सुनिए सर, बड़े मजे की बात सुनिए, ठीक है। दूध मेरे ख्याल से 27 रुपए का मिलता था, 25 रुपए का। 1 रुपया दूध का रेट बढ़ा है, वो अमूल का प्रोडक्शन है, ठीक है। 1 रुपया, उस हिसाब से दूध में 1 साल के अंदर महंगाई जो बढ़ी है वो तकरीबन बढ़ी है, मान लीजिए आपका 5%। रिटेल है, होलसेल पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये रिटेल की है। 2024 के शुरुआत में एक लेबर की कास्टिंग जो हुआ करती थी वो करीब 350 रुपए हुआ करती थी। आज की डेट में वो कास्टिंग अगर आप जाते हैं लोकल मार्केट में तो वो 500 रुपए है। सैलरी में जो आपका बढ़ाई है वो 20% के करीब गई है। रुकिए ठीक है, अरे सर ठीक है, आपको हर चीज के लिए एक क्राइटेरिया रखना पड़ेगा। अगर इनकम बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे सेल्स और वो महंगाई बढ़ेगी, जिसके चलते बैंक जो है वो आज तक अपना रेपो रेट कम नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कम कर पा रही है? कि अगर एक्सेस पैसा मार्केट में आएगा, लोगों के पास होगा, तो हम उस पे जो है महंगाई कंट्रोल करने में दिक्कत होगी। पहली चीज हो गई, ठीक है। तो महंगाई को मापने का कोई तरीका रखिए, उसके ऊपर बात कर लेते। पार्लियामेंट छोड़ दीजिए आप। इन्होंने बताया कि राहुल गांधी, ये भाजपा वाले ने 2 रुपया या 5% महंगाई बढ़ाया है। आपका एग्जाम्पल दिया, एक आपको जो मैटर पे ये बता रहे हैं, ये बता सब क्या दीजिए ना यहाँ बस। एक मिनट, आप ये बताइए कि 11 साल पहले जॉब कितने लोगों के पास था? गवर्नमेंट जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, कोई प्राइवेट जॉब की नहीं। क्योंकि आपको बता रहे हैं 11 साल पहले जो प्राइवेट लोगों के पास था, सरकार कहती थी कि 80% से ज्यादा पैसा हमारा खर्च हो जा रहा है भाई गवर्नमेंट लोगों को सैलरी देने में। अब क्या हो रहा है? प्राइवेटाइज कर दिया है। ग्रुप डी का वैकेंसी 32,000 है या 32, जहाँ पे 1.5 लाख पद खाली हैं। पता है आरटीआई के रिप्लाई में क्या दिए हैं? 1/5 लोगों को मात्र रोजगार दिए हैं। तो वहाँ से पैसा काट के यहाँ पे दे रहे हो आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हो, वहाँ से पैसा काट के यहाँ दे रहे हो। अब बताइए कि 1.5 लाख के वैकेंसी में 32,000 आया है, उसमें भी 10th पास वाले का ग्रुप डी का रेलवे का वैकेंसी खत्म। भैया एक मिनट होनी नहीं चाहिए। एक मिनट, अब रुक जाइए सर। जॉब का मतलब केवल गवर्नमेंट जॉब होता है। अब गवर्नमेंट जॉब पे आते हैं भैया। एक आदमी गवर्नमेंट जॉब जब ज्वाइन करता है तो वो एटलीस्ट 30 साल तक काम करता है। एक गवर्नमेंट कितने जॉब प्रोवाइड कर सकती है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्तर पे जो होता है, अपने मतलब टोटल पब्लिक का मुश्किल से 1%, ठीक है, मैक्सिमम 1% होता है। उस कोटे के हिसाब से इंडिया की गवर्नमेंट जो है, मतलब मैं स्टेट सबको मिला के सारे लोगों को उससे ज्यादा रोजगार प्रोवाइड करती है। अब बात आती है, इन्होंने बोला ग्रुप डी की भर्ती, ग्रुप ए की भर्ती, ग्रुप सी की भर्ती। भैया ये बताइए कि सारी नौकरी केवल सरकार देने के लिए बनी है? आप क्या करेंगे? आपकी कोई जिम्मेदारी है इस देश के प्रति? ये बताइए कि गवर्नमेंट वैकेंसी जो है उसको फुलफिल करना प्राइवेट लोगों का काम है कि उसको फुलफिल करना गवर्नमेंट का ही काम है? अगर एक साल में 1.5 लाख लोग रिटायर हो रहे हैं तो वहाँ पे 30,000 लोग कैसे ज्वाइन करेंगे भाई? और उसके बाद कहिएगा रेल दुर्घटना हो जा रहा है, अश्विनी वैष्णव उसके जिम्मेवार नहीं है। आप कर्मचारी सफिशिएंट रख नहीं रहे हैं, उसके बदले आप बोल रहे हैं कि रख रहा है। अरे सर शांति रुकिए। इनको नहीं पता, मैं कुछ रेलवे के फैक्ट बता देता हूँ। पहले जो रेलवे का सिस्टम चलता था, जो ट्रेनें चलती थी, उसके लिए स्पेशली लोग अपॉइंट किए जाते थे। करीब 100 किलोमीटर की दूरी में 4 या 5 लोगों की ड्यूटी लगती थी जो रेलवे ट्रैक का निरीक्षण करते थे। आज ऑटोमेटिक सिस्टम की वजह से उन चीजों की कोई जरूरत नहीं बची। तो 4 आदमी कहाँ जाएंगे? एक मिनट सर,
सुनिए सर, अरे सुनिए सर, अब चूंकि जो हमारे देश में डाटा है 1950 वाला है और जो मॉडिफाई हुआ है उसके हिसाब से आज दिल्ली से लखनऊ आने के बीच में मुश्किल से 3 लोगों की ड्यूटी है और आज के 1990 मतलब 2002 के पहले उस पे करीब 700 लोगों की जॉब लगी हुई थी। तो दिखा तो 700 लोगों का है, काम हो रहा है 3 लोगों से। बताइए सरकार क्या करेगी? अब 557 लोगों को जबरदस्ती भर्ती कर ले और रुके। अब इनका जवाब देते हैं। हमारे को चुनते इसलिए हैं लोग। अरे भाई किस लिए चुनते हैं? सरकार चुनते किस लिए है आप बताइए। आप सरकार भारत खोदो आंदोलन के लिए थोड़ी ना चुनते हैं। इनसे प्राइवेट जॉब के बारे में हम बात करने नहीं आए हैं। जो गवर्नमेंट का जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को गवर्नमेंट पूरा करेगी या वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक के ऊपर थोप देगी? ऐसा नहीं ना कर सकते हैं कि अब ग्रुप डी में 1.5 लाख की वैकेंसी है, 13 तारीख को रूल सदन में पारित किया। हॉस्पिटल असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, ट्रैकमैन, तरह के तमाम पोस्ट को नन कोर कर दिया। मतलब वो प्राइवेट एजेंसी को देगी, यानी गरीब का बच्चा बाहर का बाहर ही रहे, गरीब का बच्चा गरीब रहे, अमीर का बच्चा ही अमीर। अब बताइए टेंडर कौन लेगा? गरीब का बच्चा तो टेंडर लेगा नहीं। टेंडर जब भी लेगा तो अमीर का बच्चा ही टेंडर लेंगे और अमीर के बच्चे जब टेंडर लेंगे तो अमीर का बच्चा अमीर होगा, गरीब का बच्चा तो अमीर नहीं होगा। अरे हाँ। एक बात बताइए, कौन से सरकारी स्कूल में आप पढ़े हैं? अरे मैं प्राइवेट स्कूल का और सरकारी स्कूल बता रहे हैं। रंगलाल हाई स्कूल, अभी आपको फेसबुक का क्लिप दिखा सकते हैं। हाँ। मैंने सरकारी स्कूल रंगलाल हाई स्कूल से पढ़ा है। बेसिक इंस्टीट्यूशन हमने प्राइवेट स्कूल आ गए ना, क्यों आप प्राइवेट स्कूल में गए? नहीं, आप सरकारी स्कूल के कितना सफिशिएंट टीचर हैं जरा इनसे पूछ लीजिए, कितना सफिशिएंट टीचर है पूछ लीजिए, पहले इनका जवाब ले लीजिए। मैं 3 साल तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल, जबकि मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं रही, ठीक है, मैंने पढ़ी है, ओके। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मैंने स्कॉलरशिप ली, मैंने पढ़ाई होती। भैया आप 1 मिनट सर, अरे सर संभव नहीं है, सरकार 150 करोड़ आबादी को कैसे नौकरी दे सकता है? सरकारी नौकरी कैसे दे सकता है यार? अरे सरकार का काम है रोजगार देना, लेकिन ये नहीं है कि 150 करोड़ आबादी को सरकारी नौकरी दे देगा। तर्कपूर्ण हो जाने दो, हम बात करेंगे। इन्होंने अभी एक बात कही है कि सरकार ने तमाम वैकेंसियों को निल कर दिया। यही बात मैं इनको भोजपुरी में समझा रहा था। भैया ऑटोमेटिक सिस्टम आने की वजह से जो 4th ग्रेड की भर्तियां हुआ करती थी, जहां 500 लोगों की जरूरत थी, आज वहां 5 लोगों में काम चलता है। पहली चीज हो गई। ये बात कर रहे हैं टेंडर की। भैया मैं ट्रेन में सफर किया हूँ, मुगल सराय में पानी खत्म हुआ था और कलकत्ते तक पानी नहीं मिला था। ट्रेन में बैठ जाइए, सफाई नाम की चीज नहीं होती थी, क्योंकि उस जमाने में पैदा नहीं हुए थे, ट्रेन के बारे में नहीं जानते होंगे। आज ट्रेन की सफाई प्राइवेट लोग करते हैं और बेहतरीन ढंग से सफाई। 1 मिनट में खाना ना मिले, खाने के ऊपर कंप्लेन करिए, रुक जाइए सर, खाना मत मिलेगा आपको सही से, टेंडर कैंसिल। सफाई नहीं है, टेंडर कैंसिल। समझ बात नहीं है कैंसिल। भैया यहाँ तो 10-10 साल में 2 साल अपने इसको आप ये जो चीज जाते थे अकाउंट खुलवाने, कहते भैया कल आना, परसों आना। जो चीज ये बता रहे हैं, ये बताइए कि इसमें ऑटोक्रेसी झलक रहा है या डेमोक्रेसी झलक रहा है? ये बताइए इनसे पूछिए कि तुम नाश्ता खराब दिया जी, तुम्हारा टेंडर कैंसिल। कहाँ जाएगा गरीब? मतलब एक गलती हुआ उसका टेंडर तो मैटर फंसे। आप कह रहे थे गरीब को जो है टेंडर मिलता ही नहीं, अमीर को मिल रहा है। आप कह रहे हो गरीब का नहीं। जो 20,000 पे प्राइवेट पे काम करने वाले हैं, कभी इसका हाल पूछे कि दिल्ली में जो ऑफिस असिस्टेंट 20,000 पे काम करने वाले हैं, 20,000 में घर कैसे चलाते हैं? जरा पूछ तो लीजिए। 20,000 में हर एक गवर्नमेंट ऑफिसर को सैलरी भी हर एक बार साल में 2 बार बढ़ना चाहिए, 2 बार उन लोगों का डीए बढ़ना चाहिए। कभी प्राइवेट जो संविदा कर्मचारी होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या फिर और भी कर्मचारी जो प्राइवेट से काम करते हैं, उनसे जाके कभी पूछिए। कभी जो रेलवे का आप जो बात कर रहे हैं ना, उनसे पूछिए कि 20,000 सैलरी पे लिखाता है, टेंडर लेने वाला जो होता है कहता है 8,000 हमको पहुंचा देना और 12,000 रुपया उनको मिलता है। कभी बात कीजिए किसे? अब ये अपने खुद कंफ्यूज हो गए। अभी कह रहे थे कि टेंडर अमीर आदमी लेता है, ठीक है, टेंडर अमीर आदमी लेता है, काम गरीब आदमी कर रहा है। इनके कहने का मतलब ये था, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि मतलब अगर यही सरकारी ऑफिस है, ठीक है, मैं कुछ आपको दिखाता हूँ। रेलवे का पूरा डाटा निकाल लीजिए। रेलवे के इनकम का 42% आज की डेट में, मोर देन 42% किस में जाता है? पेंशन में। एयर इंडिया गवर्नमेंट जा 46,000 का कर्जा, 1,000 करोड़ का, किसके ऊपर? एयर इंडिया के ऊपर। करप्शन की तो बात मत कीजिए ना, करप्शन क्या हुई इसकी बात मत करिए। केवल एयर इंडिया में 46,000 करोड़ का कर्जा था। बेचने पे कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। भैया 8,000 करोड़ रुपया जेट एयरवेज पे कर्जा था, उसका मालिक जेल काट रहा है, उसका एसेट 13,000 करोड़ रुपए का था, ठीक है, उस पे तो
तो कोई बात नहीं कर रहा भैया। हमको फैसिलिटी चाहिए अमेरिका वाली। कौन सी वाली फैसिलिटी चाहिए? अमेरिका वाली, ठीक है। रहना काम करना चाहते हैं हम सोमालिया जैसे, और डिमांड हमारी जो है वो एकदम सऊदी अरब वाली है कि भैया बोले तो तुम्हारा सर काट देंगे। ये हमारी हिपोक्रेसी की सीमा। अरे भैया जो लोग काम कर रहे हैं, हम तो आप कह रहे हैं कि नौकरी चाहिए। भैया नौकरी मिल रही है, चाहे प्राइवेट की मिले चाहे सरकारी की मिले, मिल तो रही है। मैं बता तो रहा हूँ, 11 कंपनियां आई बाहर की, आप देश दिए 1100 कंपनियां आई क्या में? बताइए आप। हाँ बताओ, देश को 1100 कंपनियां आई। मैं 2 कंपनियों का नाम गिना देता हूँ। अरे भैया रुक जाइए सर सुनिए। ईपीएफ का डाटा जो है, जो 2014 के पहले मुश्किल से 10 करोड़ लोगों का था, वो आज 32 करोड़ लोगों का है। अब रुक जाइए, आगे बढ़ते हैं भैया। भारत की ताइवान की 2 कंपनी है, फॉक्सकॉन जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसका सबसे बड़ा प्लांट जो है चेन्नई में लगा था, जिसका विरोध हुआ था, आप देख ही रहे हैं, ठीक है। सैमसंग का सबसे बड़ा एलईडी का निर्माण करने की कैपेसिटी आपका यहाँ पे चल रहा है इंडिया में, नोएडा के पास, ठीक है। दोनों मिला के करीब 2.5 से 3 लाख लोगों को रोजगार दिया डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। ये मैंने 2 कंपनियों का नाम जाना, चूंकि 2 कंपनियों का मैं कंसल्ट किया। भैया हमको हम इनसे प्राइवेट कंपनी पे आधा घंटा के डिबेट में कभी बात नहीं किए हैं कि कौन कंपनी लाए, प्राइवेट जॉब कितना के दिए नहीं दिए। हमको केवल सरकारी नौकरी पे ही बात करना है। अब प्राइवेट पे लेके जा रहे हैं। सरकार का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना भाई, टैक्स पे करते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब देना भी तो सरकार का जिम्मेवारी है ना, उस पे बात कीजिए कि वो कितना दे रहे हैं। अब गवर्नमेंट जॉब पे आते हैं। गवर्नमेंट जॉब में जितने सेक्टर हैं, इवन गवर्नमेंट खुद की, आज गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसका मैं आपको डाटा देता हूँ। जो फ्री फूड चल रहा है, जिसका मैं धुर विरोधी हूँ, फ्री फूड हाँ, 2020 में जो कोरोना काल में शुरू हुआ था, ये 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बांट रहे हैं। हाँ, अरे सुनो तो सही, अरे सुनो तो सही। ये 80 करोड़ लोगों को जो राशन दिया जा रहा है, इस पे हमारी पूरी जीडीपी का 34% खर्चा बैठ रहा है। 30 करोड़ बाहर कर दिया तुमने, तुम्हारे प्रधानमंत्री जी ने। समझ में आया? उसको बात कर रहे हैं, पहले उसको समझोगे यार। सुनिए, पूरी जीडीपी का 34% जा रहा है। कोई विरोध करने वाला नहीं है, कोई विरोध नहीं कर रहा है। क्यों? मुझे विरोध करना, मैं बोल दूंगा कि वोट देते हैं लोग, वोट के लिए राजनीति हो रही है। भैया हमारे ही पैसा का जा रहा है ना, ठीक है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, ओल्ड पेंशन स्कीम जो अभी मॉडर्नाइज की जा रही है, जिन स्टेट में लिया उसके हिसाब से इंडिया की जीडीपी का 23% जाता है। कितना हो गया टोटल आपका? 57%। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं हुआ है सर, गलत स्टेट ले रही है। पति कितना? अरे स्टेट बता दो। अरे अंकल जी, स्टेट ले रही है यार। अरे सुनिए सर, ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल में लागू हुई, सैलरी देने के पैसे नहीं है। आज जितना लोगों की टैक्स में सैलरी में जा रहा है, वो हमारे टैक्स का पैसा है, वही हमारा ही पैसा है ना। चाहे वो एयर इंडिया का घाटा हो, चाहे भिलाई स्टील प्लांट का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे IRFC का घाटा रहा हो, चाहे भेल का हो, चाहे गेल का हो, जिस कंपनी का घाटा हुआ है वो सारा पैसा हमारे टैक्स से उठा के गवर्नमेंट दे रहे। अगर गवर्नमेंट इनको प्राइवेटाइजेशन कर रही है, इसमें प्रॉब्लम क्यों हो रही भैया? प्राइवेट जॉब आपको क्यों चाहिए? मैं 3 कारण गिना देता हूँ। पहला, एक तो काम नहीं करना पड़ता, पहली चीज, ठीक है। सरकारी जॉब में अरे रुक जाइए सर, अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमें काम नहीं करना है, पहले नंबर पे। दूसरा, हमें करप्शन करनी है, दूसरा नंबर। तीसरे नंबर पे, हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, हम जो मर्जी आए करेंगे। उदाहरण के तौर पे 2G स्कैम हुआ, 3G स्कैम हुआ, 4G स्कैम हुआ, पूरा हुआ, जो स्कैम हुआ, कोलगेट पता नहीं क्या हुआ, नरेंद्र मोदी का गोधरा कांड हुआ, उनके ऊपर आरोप लगा। भैया इस देश के सिविल सर्वेंट जो लोग हैं, जो सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, उन्होंने इतने बड़े आरोप लगाए, हाईली क्वालिफाइड लोग, ठीक है। और ये लोग इतना आरोप लगाए कि कांग्रेस की गवर्नमेंट चली गई। और ये वही लोग हैं जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज और उनको क्लीन चिट मिली भाजपा के सरकार में। भैया बताइए, ऐसे सरकारी लोगों का क्या करेंगे? मुझे ये समझा दीजिए। ये कहाँ गोधरा कांड? आप समस्या समझ नहीं पाए, इसीलिए कहता हूँ कि ध्यान से सुनो। क्या बात से सुनो, जो 2G 3G, अरे सर कह रहे वो सब क्लीन चिट पा गए, वही सरकारी। आपका टाइम हो गया ना सर? वाला हूँ। पहले हम लोग ये नहीं, पार्किंग का पैसा नहीं लगती थी कांग्रेस की सरकार में। ये जब से भाजपा की सरकार आई है ना, 50 रुपए का टोल लगा हुआ है, टोल चल कर देख लो। ये बताइए, ये क्या कहते हैं काम नहीं करना पड़े, यानी 2014 से पहले कोई रेलवे स्टेशन पे काम ही नहीं हो रहा। 50 रुपए देने के बाद में 720 रुपए का पर्ची कटवाना पड़ेगा रेलवे से, और प्लस 50 रुपए। अभी अगर यकीन नहीं है तो चलो मेरे साथ नई दिल्ली पर, मैं दिखा रहा हूँ अजमेरी गेट साइड में। ये हम ऑटो वाले से जबरदस्त पैदा ही नहीं हुए थे तुम 2008 में, क्या बात कर रहे हो? सही बात कर रहे हैं वो। बट एक चीज और बता दूं, एक चीज अवॉइड कर दे, जो गुंडा टैक्स लगता था पहले ऑटो स्टेशन का, वो नहीं लगता है। एक मिनट भैया, लगता है ना, लगता है ना, काहे नहीं लगता था?
जनता का ठेका पे ले लेके गाड़ियां चलाते थे, रोड पे खड़ा होकर पैसा वसूलते थे। गाड़ी क्या बात वाले करते हो ठेका यार? चलवाते थे, गाड़ी हाँ। ठेका पर लाकर वो ड्राइवर से चलवाते थे। वो करप्ट लोग हैं ना भैया, जो करप्ट लोग हैं ना उसी का समर्थन करेंगे जो करप्ट वाले होंगे। आप एक चीज समझ लीजिए, सही को सही बोलना चाहिए, मेरा मानना यही है। भाजपा की सरकार जब से बनी, हमको बता दीजिए कितना घोटाला हुआ है। बस नहीं घोटाला क्या आरटीआई को बता दीजिए कि आरटीआई सारे प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है। पूछ लीजिए जरा इनसे, घोटाला कैसे पता चलेगा जब आरटीआई सारे प्लेटफॉर्म पे एक्टिव नहीं होंगे? तो पूछिए पहले इनसे, पहले पूछिए। अच्छा ठीक है, सबसे ज्यादा ईमानदारी है, मैं मान लिया फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया। बाकी जो और लोग हैं और अधिकारी हैं हर जगह बैठे हैं, क्या वो भी करप्ट है? वहीं गड़बड़ हो गई ना यार। करप्ट हो गए। पहले जो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोलगेट के घोटाला हुआ, कोलगेट मतलब कोयला घोटाला, 2G स्कैम, 3G 4G जो स्कैम लगा था, डी राजा कनीमोजी जेल गए थे कि नहीं गए थे? गए थे ना सर, पक्का गए थे ना? ओके। जिन सिविल सर्वेंटों ने उनके ऊपर ये आरोप लगाया था, अरे सुनो यार, अरे यार रुक जाइए सर, एक मिनट, अरे सर बात सुनिए। वो लोग जो सरकारी अधिकारियों ने आरोप लगाया था, क्या वो कोर्ट में प्रूफ कर पाए? नहीं कर पाए ना। ये तो आरोप नहीं लगा सकते कि उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी इसलिए उसने साबित नहीं, भाजपा की गवर्नमेंट थी। वो अधिकारियों ने जो आरोप लगाया था वो आरोप कोर्ट में डिसमिस हो गया और डिसमिस हुआ भाजपा की सरकार में। ये भी मैं आरोप आप नहीं लगा सकते कि उसमें कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जबरदस्ती उन अधिकारियों से वो क्या बोलते हैं फाइनल वाइनल करा के अपने खिलाफ, अपने फेवर में फैसला करा लिया। नहीं हुआ ना। कांग्रेस बाइज्जत बरी हुई, डी राजा आराम से छूट गए, कनीमोजी आराम से छूट गए। जिन सिविल सर्वेंटों ने इस देश को ये बोला कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, कितने घोटाला हुआ, 5 लाख करोड़ डूब गया, उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई? क्या कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भ्रष्ट है? पूछिए इनसे। फिर आप अलग चले गए, आप भी नहीं समझ पा रहे। सुप्रीम कोर्ट ही क्लीन चिट दिया होगा ना, गवर्नमेंट तो क्लीन चिट नहीं देती है। साक्ष्यों के अभाव में उनको बरी किया गया है। कौन कहा कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है बरी कर दिया या भ्रष्ट है? उन्होंने कहा कि साक्ष्यों के, तो जो सरकारी कर्मचारी थी उनकी जिम्मेदारी, जिन्होंने आरोप लगाया था उनके पास साक्ष्य हुए होंगे तभी ना उन्होंने लगाया था। वो साक्ष्य क्यों नहीं दिया कोर्ट में? जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती है? तो जी जिम्मेदारी का बात ये जो कर रहे हैं सिविल सर्वेंट का, तो अब तो सिविल सर्वेंट, अब तो इनका खुद का सरकार आ गया, उन सिविल सर्वेंट पे यही कार्रवाई करें कि गलत आरोप लगा था, यही कार्रवाई करें ना। ये कितने लोगों पे कार्रवाई सिविल सर्वेंट पे की है? पूछिए। एक मिनट, आप सही पॉइंट पे हैं। बताइए, जिस देश में सिविल सर्वेंट आरोप लगाए, ठीक है, सरकारी काम वाले, और उसकी कोई सुनवाई ना हो, कोर्ट से बरी हो जाए, उनके खिलाफ कार्यवाही ना हो, वो तो बोल देते हैं वी आर एलीट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट मी। ठीक है, ये इस देश का नियम है। आप कोर्ट के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, आप उन अधिकारियों के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। भैया इस देश में ऐसे हमें सरकारी नौकरी क्यों देनी है ऐसे लोगों को? इसका जवाब लीजिए इनसे पहले। अब आते हैं अडानी पे, रुक जाइए भाई, अरे रुकिए सर, अडानी पे बात कर रहे थे। भैया मैं अमेरिका रहा हूँ, रूम का नियम कानून अच्छे से जानता हूँ। मुझे सर से एलर्जी है, मैं जाऊंगा बोलूंगा सर ये अमेरिका आना चाहते, ये यहाँ के चोरी करेंगे, इनके खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी। ये नॉर्मल सा प्रोसीजर है। जिन कंपनियों, अडानी ने जिन स्टेट में पैसा दिया था वो तो सारी अपोजिशन की पार्टियां हैं। जिन स्टेट का मेंशन किया गया था उसके खिलाफ तो बात भी हो गई, जांच भी हो गई, लेकिन जो सरकारी अधिकारी थे उनके खिलाफ क्यों कार्यवाही नहीं हुई, ये मैं पूछना चाहता हूँ। क्यों उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई ना? उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई क्यों? क्योंकि इस देश का संविधान, इस देश की गवर्नमेंट और इस देश के लोग ये नहीं चाहते हैं कि सिविल सर्वेंट के खिलाफ कार्यवाही हो। और मुझे एक रिजल्ट बता दीजिए, एक रिजल्ट जिनमें इन अधिकारियों के खिलाफ कभी कोई कार्यवाही हुई। एक बात बताइए हमारे, सुनो, आप एक बात बताइए, तेल कंपनियां इस देश में कितना पैसा कमाया 100 रुपया पेट्रोल बेच के? आप बताओ ना, कितने में खरीदा और कितने में बेचा इस देश को? लूटा तुमने यार, क्या बात करते हो यार? तुम बोल नहीं सकते हो। मैं बता देता सर, एक स्कीम है ऑयल बॉन्ड, कभी सुना है? पूछिए सर से। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, आपने क्या इस देश को क्या समझाया? सुनो, इस देश को क्या समझाया कि सुन तो लो, ऑयल बॉन्ड की बात मैं इनको बताता हूँ। इन्होंने वादा किया कि अगर तेल महंगा खरीदेंगे हम तो महंगा बेचेंगे, सस्ता खरीदेंगे तो उसको सस्ता बेचेंगे। तो ये बेचा क्या है? पूछो यार, आप दे दीजिए। इनका क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। आप ये बताइए, कोई आप सामान बेच रहे हैं, आपका सामान कोई नहीं ले रहा है, एक केवल ये लिवाइया है, तो आप सामान महंगा दीजिएगा कि सस्ता? बताइए। महंगा होगा कंपटीशन में, अगर कंपटीशन नहीं है तो सस्ता। ये नहीं है, आपसे कोई ले ही नहीं रहा है, आपसे कोई ले ही नहीं रहा है, तो आप फिर सस्ता में ही बेचिएगा ना। ये बताइए कि रसिया यूक्रेन के लड़ाई से पहले तेल का कीमत क्या था और रसिया यूक्रेन युद्ध के बाद तेल का कीमत क्या है? पूछ लीजिए इनसे। वही चीज। अब जवाब, अब आइए सर, ये इसीलिए मैंने इनसे पूछा कि ऑयल बॉन्ड के बारे में जानते हैं? नहीं पता है इनको।
पता है आपको? बताइए ऑयल बॉन्ड क्या था, बताइए। नहीं बताओ। ऑयल बॉन्ड जो सब्सिडी पे, आप सब्सिडी का बात कर रहे थे कि सब्सिडी पे हमको ऑयल फ्री में मिलता है, वही ना? अरे भैया जवाब दीजिए आप। अरे शेयर खरीदी थी ऑयल बॉन्ड पे सरकार, हमको पता है। आप बता दो। हाँ चलिए बताइए। अब सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 2006 और 7 से लेके 2013 तक प्रति बैरल जो क्रूड का रेट था वो 120 से लेके 140 के करीब था। कितना था? भारत का डॉलर चल रहा था 66 के करीब, ठीक है, 66 to 70 ये मैक्सिमम रेट रहा है। जब अटल बिहारी वाजपेयी, मैं गवर्नमेंट पे नहीं जाता हूँ, उस टाइम हमारे यहाँ पेट्रोल का रेट हुआ करता था 76 रुपए। कितना हुआ करता था? 76 रुपए। आज कितना है? 96। एवरेज 20 रुपए का फर्क है। उस टाइम टैक्स जोड़ के, तेल जोड़ के 1 लीटर पे जो सरकार ऑयल बॉन्ड जारी करती थी उस कीमत बैठती थी 28 रुपए 35 पैसे पर लीटर। जाके चेक कर लीजिएगा। और ये स्कीम करीब करीब 9 सालों तक चलती रही है। कितने साल तक? 9 सालों। आज तक ऑयल कंपनियां जो हैं अभी भी जो रसिया से तेल खरीद के ला रही हैं, किसी भी ONGC से लेके जो भी कंपनी है, आज तक उनके ऑयल बॉन्ड का कोटा पूरा नहीं हुआ। इवन अभी ईरान का कोटा बाकी है, उसको पैसा ये लोग पे नहीं कर सकते, नहीं पे कर सकते क्योंकि उसके ऊपर आर्थिक सैंक्शन लगा हुआ है। तो हमें फ्री में कोई गवर्नमेंट कुछ चीज दे गई, ये नहीं बताया कैसे दे दिया। महंगाई बड़ी कंट्रोल, ठीक है। इनको मैं चीज खरीद रहा हूँ 26 रुपए की, बेच रहा हूँ 14 रुपए में, उनको बोल रहा हूँ सर आपको तो मैं 12 रुपए का चेक बना के देता हूँ, ये 6% इंटरेस्ट है, 10 साल में आप ले लीजिएगा। भैया उसका पैसा कौन भरेगा? उसका पैसा आप सर जयशंकर का वो बयान बहुत सुना होगा। एस जयशंकर का बड़ा बयान वायरल हुआ था कि यूरोप के कंपनियां खरीद रही है, जहां से खरीद रही है तो हमको जहां से मन करेगा वहां से खरीदेंगे, जहां से सस्ता मिलेगा लोगों के, भारतीय लोगों के लिए जहां से सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेंगे। अब बताइए रसिया यूक्रेन के युद्ध के बाद कितना रुपया डीजल पेट्रोल पे सस्ता किया? हमरा जरा यही बता दीजिए कि कितना सस्ता किए हैं। सस्ता खरीद रहे थे तो काहे नहीं सस्ता किए? अभी तक भागवत सुनाए, इनको समझ में आया? अभी तक समझाया इनको ऑयल बॉन्ड क्या था, अभी तक इनको समझ में नहीं आया। अभी तक समझ में नहीं आया इनके। क्यों? क्योंकि इनको ये पता ही नहीं है कि आपने कर्जा लिया है। अगर कोई चीज लिया होगा तो आपने, आपका बेटा भी चुकाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कर्जा नहीं लिया था, आपके एसेट पे लिया गया था, ठीक है। तो जो वो एसेट ओन करेगा वो कर्जा देगा। मनमोहन सरकार ने जो ऑयल बॉन्ड इशू किया था उसका कर्जा भरते भरते 2027 लगेगा, तब तक ऑयल का रेट कम नहीं होगा। इसीलिए कोई विपक्ष ऑयल पे बात नहीं करती। समझ गए बात को? तो ऑयल का मुद्दा ये हो गया। मैं सरकार का तो विरोधी सीधा कह रहा हूँ, भैया तुम 33-30% खाली तुम फ्री में अनाज बांट रहे हो सरकार के लोगों को, फ्री में। भैया 23 रुपए किलो धान खरीदी गई है, 23 रुपए किलो, 7 रुपए किलो उसको खरीदने का लगता है, टोटल जोड़ के 38 रुपए किलो बढ़ता है। और सरकार कैसे बांट रही? फ्री। अमीरों को तुम फ्री बांट रहे हो, अडानी अंबानी पे तुम बात नहीं करते। लाखों करोड़ रुपया तुमने माफ कर दिया। आप पूछ लेना प्रधानमंत्री। एक प्रूफ दिखाइए, एक प्रूफ दिखाइए। आप बताइए ना। 1 मिनट सर। अरे कोर्ट में बोलिए, विपक्ष वाले वो लगा रहे इल्जाम, आप कोर्ट पे जाइए, बोलो। कौन दिलवाए हाइफा पोर्ट? हाइफा पोर्ट अडानी को मोदी जी दिलवाए, मान लिया। प्लेन करो ना। हम टोटा पोर्ट मोदी जी दिलवाए तो दिलवा रहे हैं। अरे सुनो को और कैसे कहते हैं गरीबों के लिए क्या मिल रहा है? सुनो, ऐसा है, ऐसी बात है। ले पोर्ट जाके पोर्ट कौन लेगा? अमीरी लेगा, तू ले ले जाकर, तेरे बस क्यों? तो अमीरों को दिला रहा है, अमीरी लेगा भाई। कर अमीरों को दिला रहे ना यार, कौन लेगा भाई? मेरी बात सुनो, मुंद्रा पोर्ट किसने दिलवाया? मुंद्रा पोर्ट किसने दिलवाया? सुनो, मुंद्रा पोर्ट किसने दिलवाया? पोर्ट गिनवा रहा ना, पोर्ट ही गिनवा देते हैं। मुंद्रा पोर्ट किसने बनवाया? अडानी जी की खुद की स्टेटमेंट है। राजीव गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर ना बनते तो मैं आज जो हूँ मैं वो ना होता। अरे चिमन भाई पटेल ने दिया था, रहने दो। भैया अडानी ने भी दिया 11। सुनिए मैं बताता हूँ, 11 पैसे पर स्क्वायर फुट 1987 अडानी को मुद्रा पोर्ट गुजरात में दिया गया था। 7,500 एकड़। कितना? 7,500 एकड़। ये बात उनको नहीं पता है। इनको ऑयल बॉन्ड के बारे में नहीं पता है, इनको फाइनेंस के बारे में नहीं पता। इनसे पूछ लीजिए NPA क्या होता है, राइट ऑफ क्या होता है, बेवर क्या होता है, इन तीनों का मतलब समझा दे, मैं अडानी अंबानी पे पूरा जवाब दे दूंगा। पूछिए सर से। हमको NPA और दुनिया जहान ये जहाँ पर लेके जाना चाहते हैं, ये कहाँ से मुद्दा उठाएं, कहाँ पे? हमको गवर्नमेंट जॉब पे मुद्दा चाहिए भाई कि 32,000 क्यों है? गवर्नमेंट जॉब से हम हट ही नहीं रहे हैं। 140 करोड़ देशवासी हैं, 2% नौकरियां मिल सकती हैं आबादी की। 2% ही दे दे। भैया फिर गलत बात कर रही है। हमको कुछ पता नहीं। मैं आपको बताऊं, 2% ही दे दे, खत्म कर दे। सुनिए प्रॉब्लम क्या है मेरे देश की, ठीक है, कि हमारे पास जितना डेटा है वो सब 1950 का है। कब का डेटा है?
1950 का। रिक्शे वाले का बेटा बोलता है मेरा बेटा बैंक में है, वो तो तुम खत्म कर दिया, वो कहाँ से बोलेगा गरीब आदमी? ये 2014 से आप एक टर्म सुन रहे होंगे, डिजिटलाइजेशन 1950 के डाटा अभी भी वही है, तो कैसा डिजिटलाइजेशन है जरा पूछिए इनसे। आगे मुद्दे पे आ गए। प्रॉब्लम क्या है कि वो मेंटली फीड किया गया है कि हमें ये होना चाहिए, ठीक है, वो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है और हमें सामने दिख रहा है कि भैया ये दरवाजा है, बट हमारे मेंटली ये है कि ये दरवाजा नहीं, ये तो ओपन गेट है, मैं अंदर से जाऊंगा। मैं दौड़े दौड़े जाता हूँ, मेरा सर फूट जाता है। भैया जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स और डाटा हमें किताबों में पढ़ाया जाता है, जो हमें जानकारी है, वो एक क्राइटेरिया के हिसाब से 1950 का चल रहा है। जब जब उसको चेंज करने की बात होती है, सरकार कर रही है, ऐसा नहीं कि सरकार बड़ी अच्छी है। अब सरकार एक बड़ा अच्छा स्कीम ले आई है, ठीक है, इन्होंने कहा है कि इस बारी जो है फूड बास्केट जो है इसको हम इन्फ्लेशन से बाहर कर देंगे। किससे बाहर करेंगे? किस चीज को? फूड बास्केट। मतलब सरकार ने दिया बनाने का, पब्लिक का बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर दिया है कि भैया अब महंगाई मेरे देश की रहेगी 1%, जैसा कि सर बात कर रहे थे, महंगाई रहेगी 1%, लेकिन रियल में महंगाई रहेगी 25%। रियल में कितनी रहेगी? 25%। तो सरकारों का जो काम है, जब वो डाटा अपना बनाएंगी, जो डाटा प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है, उसमें मैनिपुलेशन होती है। मैं किसी को ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि कोई सरकार ऐसी होगी जो ये नहीं करेगी, ठीक है, इसका काफी विरोध हो रहा है। अब मजे की बात सुन लीजिए, इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इस मुद्दे को ना अपोजिशन ने उठाया, ना पक्ष ने उठाया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे एग्री हैं। और आप मेरी बात आज आपके चैनल के माध्यम से नोट करके रखिएगा, इन दोनों लोगों को देख लीजिएगा। नेक्स्ट 2 ईयर में जब फूड बास्केट से बाहर हो जाएगा, तब इन लोगों से मैं बात करूंगा कि भैया मैंने 2 साल पहले जो बात करी थी ये सही है कि गलत, अब आप देख लीजिए। जो गवर्नमेंट का जो अच्छा चीज है उसको तारीफ करना चाहिए, जो गलत चीज है उसको गलत बोलना चाहिए। और अगर ये कह रहे हैं कि फूड बास्केट 1% इन्फ्लेशन हमेशा के लिए हो जाएगा, तो रियली में गलत चीज है। इसके लिए कैसे हम कह दें कि आपका हम विरोधी करेंगे? हम राहुल गांधी थोड़े ही हैं कि चाहे कोई भी बिल लाओ सलाह हम विरोध करेंगे। माइंड रखो यार, बात नहीं समझे तुम अभी तक। राहुल गांधी नहीं है भाई कि हम हर चीज का विरोधी करने के लिए जो अरे भाई बात सुनो यार, अभी नहीं समझे तुम यार, बहुत बच्चे हो। अगर फूड बास्केट से, फूड को इन्फ्लेशन के बास्केट से निकाल दिया जाएगा, तो जो डाटा आएगा वो 1 से 1.5% का रहेगा, समझ गए? लेकिन हकीकत जो है, जब आप सामान खरीदने जाएंगे तो वो इन्फ्लेशन आपको 25 से 30% की पड़ेगी। ये सरकार जो हमारे साथ धोखा कर रही है। इनके मोहन भागवत जी बोलते हैं कि जनसंख्या कम हो रही है, 3 पैदा करो। तो यार महंगाई क्यों बढ़ रही है? जब जनसंख्या स्टेबल हो रही है तो काहे कोई महंगाई बढ़ रही है? पूछो ना इनको यार, पूछो। रुक जाइए सर, रुकिए सर। अब अरे भाग्य मतलब महंगाई क्यों बढ़ रही है, इसके बारे में इन्होंने पूछा, महंगाई क्यों बढ़ रही है? अरे सर, महंगाई बढ़ने का दूसरा रीजन है। अरे रुको, महंगाई बढ़ने का दूसरा रीजन है, जब कंजप्शन बढ़ता है, ठीक है, कंजप्शन जब बढ़ेगा तो फिर महंगाई बढ़ेगी, उससे नहीं बढ़ता, ये गलत रेशियो है। हमारी इनकम बढ़ रही है इसलिए महंगाई बढ़, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि हमें करना कुछ नहीं है, जो अपना मेहनत कर रहा है उसके पास टाइम नहीं है। इस देश में टैक्स पेयर एक ही बिरादरी है, वो है हम मिडिल क्लास जैसे लोग। कौन है? हम मिडिल क्लास। अब सरकार, ये सरकार बड़ी अच्छी है, बहुत तारीफ होती है, मैं तो कभी तारीफ करी नहीं सरकार की, क्योंकि आज तक मुझे कोई पॉलिसी ही नहीं पता लगी जो इन्होंने अच्छी करी हो, ठीक है। तो इस सरकार ने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे इनकी तारीफ की जा सके। इन्होंने एक उल्टा काम ये किया कि जो इंदिरा गांधी 1971 में कर रही थी उसको पूरी तरीके से अप्लाई करे। इन्होंने एक काम अच्छा किया है, इन्होंने बैंकिंग सेक्टर को अच्छा किया है। उसको भी अच्छा करने के पहले मैं रीजन बता देता हूँ, इनके पास और कहीं टैक्स लेने की जगह बची नहीं है। अब जहाँ से एडजस्ट करना चाहते थे कर लिया है, अब बैंकिंग सेक्टर बची है, इस बिल में हो सकता है उस पर भी कुछ टैक्सेशन आ जाएगा। अब महंगाई पे आते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन जो है वो हमेशा सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होगी उसका रेट कम हो जाएगा, जिस चीज की शॉर्टेज हो जाएगी उसका रेट खत्म है। भैया हमारे देश की गवर्नमेंट किसान बिल लाया था, जिंदगी में बीजेपी वालों ने कोई अच्छा ढंग का काम किया था तो वो था खाम बिल। उसका इतना विरोध हुआ कि उसको खत्म कर, एक ही बिल अच्छा लाए थे आज तक। और महंगाई का डाटा जो गवर्नमेंट प्रस्तुत कर रही है और जो रियल महंगाई है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि 80% लोगों को, जो हम सरकारी लोग हैं, उन्होंने तो कहा भैया ऐसा है कि इन लोगों को डिसाइड कर लो जो 1000 रुपए से ज्यादा की शर्ट खरीदेंगे को जीएसटी 18% कर दीजिए। नहीं की नहीं है, तो मतलब सरकार इस चक्कर में लगी हुई है कि आप मेहनत करके 50,000 कमाते हैं तो आपकी हालत वो मैं कर दूंगा कि आप घर जाओगे तो पैदल जाओगे, क्योंकि भैया आप एक्सरसाइज कर रहे हो, पैसा नहीं। ये तो मैं बोल रहा हूँ कि जो 300-400 रुपया कमाने वाला व्यक्ति है वो थाली लेके रोड पे बढ़ जाएगा। इनको इसका हल ढूंढना पड़ेगा। ये सरकारें हैं, इनको सारे डाटा सब कुछ मौजूद है। लोग सुनो तो सही, लोग जो है ना ये ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इतनी महंगाई इस देश में नहीं होनी चाहिए, ये भारत देश है यार। क्या बात करते हो यार, किसी की लाश पर से तुम हवाई जहाज उड़ाओगे, ये कहाँ का यार न्याय है यार? एक मिनट भैया, इस देश की प्रॉब्लम क्या है? 2 प्रॉब्लम में इस देश की, एक अमीर सब होना चाहते हैं, अमीरों को गाड़ी सबको देनी है। नहीं सर, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमें, दूसरी बात ये है कि हमें जस्टिस
जस्टिस चाहिए। क्या चाहिए? मुझे मिले ना मिले इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं क्रिमिनल हूँ, मेरे चक्कर में 100 लोग बरी हो जाएं, मुझे जस्टिस ना मिले चलेगा। भैया इस मेंटालिटी से आपको बाहर निकलना होगा और इस बात को क्लियर डिफाइन करना होगा, गलत मतलब गलत होता है। क्या एक चीज मैं बताता हूँ, क्या हरियाणा में वो गलत था? राम रहीम को 40 दफे पैरोल दे दिया गया, 41 दफे इसलिए दिया गया, वहाँ चुनाव था। आप हैं सक्सेस या नहीं? यस और नो? एक मिनट, इन्होंने एक बात कर ली, उनके ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं लगा था कि जिसके ऊपर उनको पैरोल नहीं मिलती। अरे सर, लालू यादव भी तो बाहर हैं, उनको 5 साल की तो सजा हुई पड़ी है। एक मिनट रुक जाइए, मैं इस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, वही सरकारी सिस्टम जो नौकरी आपको चाहिए, मैं उसी को एक्सपोज करने जा रहा हूँ। आसाराम बापू को भी तो जेल में 10 साल होने को है, 14 साल हो गए, वो तो कभी जेल से बाहर नहीं आए। क्या उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है गुजरात में? क्यों? क्योंकि गुजरात की जनता ऐसी है कि ऐसा करेंगे तो वो तो सीधा हाथ उठा के बोल देंगे कि भैया हमें तो फ्री की बिजली नहीं चाहिए। भैया आप उस काबिल बनिए कि आपको मैनिपुलेट ना किया जा सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों